ओके। सो जो ये पार्ट ऑफ द वीडियो है ना, ये बेसिकली आपके पास चैप्टर नंबर 10 ऑफ आईटीबी का है, जिसके अंदर हम इस वक्त देखेंगे कि बेसिकली यहाँ पे हमारे पास चार डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है। इन चारों इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेन स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज के अंदर जो है वो ये टेस्ट हो सकती है। तो ये चारों डिफरेंट एरियाज के ऊपर आपके पास टेस्ट होने के इक्वल चांसेस मौजूद है। ठीक है जी। सर ये चारों डिफरेंट इंडस्ट्रीज क्या क्या है? देखो, सबसे पहले हमारे पास इन्होंने पावर इंडस्ट्री दी है, दूसरे नंबर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तीसरे नंबर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड चौथे नंबर पे वी हैव ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। ठीक है, ये चार इंडस्ट्रीज हैं जिसके ऊपर हमने इस वक्त काम करना है। मैं सबसे पहले इस पार्ट ऑफ द वीडियो के अंदर मैं सबसे पहले जो है वो आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट करूंगा एक बड़ी बेसिक सी इंडस्ट्री है जिसको हम कहते हैं आपके फार्मा इंडस्ट्री। ठीक है, हम सबसे पहले फार्मा इंडस्ट्री से के हवाले से बात करेंगे कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास क्या क्या एरियाज हैं जिसको हमने अभी देखा। ठीक है, तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली हमारे पास आता है पाकिस्तान हैज अ वेरी वाइब्रेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग फार्मा इंडस्ट्री। अच्छा देखो, इंडस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जो तुम्हें पता होने चाहिए। मैं इंडस्ट्री को पढ़ूंगा, मैं इंडस्ट्री को समझाऊंगा, मैं इंडस्ट्री के एरियाज को समझाऊंगा, और तुम्हें क्या करना है, तुमने बस उन स्पेसिफिक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, तुमने उन स्पेसिफिक एरियाज को नोटिफाई करना है। सो यहाँ पे वो कहता है पाकिस्तान हैज अ वेरी वाइब्रेंट एंड फॉरवर्ड लुकिंग फार्मा इंडस्ट्री. At the time of independence in 1947, there was hardly any pharma industry in the country. Growth in sales of national companies has been higher than the multinational company. It is essentially a low-cost generic market with the large number of new generic medicines launched at a higher prices. कहता है यार, फार्मा इंडस्ट्री एक बड़ी वाइब्रेंट इंडस्ट्री है, पाकिस्तान में बड़ी चल रही है, मार्केट को बड़ी बड़ा बहुत ज्यादा एक गेज मिल रहा है, लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पैसे भी लगाते हैं। पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री जो है वो मार्केट पे बड़ा अच्छे से अपने आप को पेनिट्रेट कर चुकी है। There are approximately 650 companies operating in Pakistani pharmaceutical market. देखें, इस चीज को आपने याद रखना है, ये आपके लिए बड़ी जरूरी चीज है। 650 आपके पास फार्मा इंडस्ट्रीज मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रही हैं। जो 650 फार्मा इंडस्ट्रीज है, ये सारी की सारी फार्मा इंडस्ट्री तुम्हें जो है वो याद होनी चाहिए, यानी ये नंबर्स याद होने चाहिए। देर आर 650 फार्मा इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। ठीक है जी। आउट ऑफ विच लेस देन 30 आर मल्टानेशनल। देखो, 30 मल्टानेशनल, तकरीबन 30 मल्टानेशनल कंपनीज। द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द जीडीपी इन पाकिस्तान एनुअली। सालाना हमारा कोई 1% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो फार्मा इंडस्ट्री की तरफ से आ रहा है। ठीक है, और ये 1% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारी इंडस्ट्री को एक अच्छी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे कहता है कि 1% of the GDP, Pakistan, in Pakistan annually, today Pakistan has about 759 pharmaceutical manufacturing units, including those operated by 25 multinational present in the country. देखो, हमारे पास इस वक्त जो है वो 795, तकरीबन 759 फार्मास्यूटिकल जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब है वो यूनिट जो कि हमारे पास इंडस्ट्री के अंदर मेडिसिन बनाएगा, वो यूनिट 759 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में मौजूद है। Those operated by 25 multinational present in the country. The Pakistan pharmaceutical market meets around 70% of the country demand of the finished medicine. देखो, 70% डिमांड जो है वो पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट जो है वो गेज कर जाती है। 70% डिमांड पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल मार्केट पूरी कर जाती है। रिमेनिंग 30% की जो डिमांड है वो हम एक मल्टीनेशनल या बाहर की कंपनी से परचेज करते हैं। ठीक है, the national pharma industry has shown a progressive growth over the years, particularly over the last one decade. The industry has invested substantially to upgrade itself in the last few years
and today majority industry is following good manufacturing practices. अब एक बात बहुत गौर से सुनना, पाकिस्तान के अंदर ना जो फार्मा इंडस्ट्री है ना मेरा बेटा, वो एक अथॉरिटी रेगुलेट करती है उसको, और उसे हम कहते हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। फार्मा इंडस्ट्री इज regulated by गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, ये एक लीगल बॉडी है जो पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रही है, पाकिस्तान में फार्मा इंडस्ट्री को चला रही है। ठीक है, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एक रेगुलेटरी बॉडी है जो पाकिस्तान के अंदर फार्मा इंडस्ट्री को रेगुलेट कर रही है, और लोग इसको इस्तेमाल करते हुए यूटिलाइज कर रहे हैं। कहता है इन अकॉर्डेंस विद द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल गाइडलाइंस, currently the industry has the capacity to manufacture a variety of products ranging from simple pills to sophisticated biotech, oncology and value added compound। देखें, हम लोग नॉर्मली, अब ये तीनों चीजें क्या होती हैं आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में वो आपसे ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान की जो फार्मा इंडस्ट्री वो क्या क्या प्रोड्यूस करती है। सो पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री भाई एक तो सिंपल पिल्स प्रोड्यूस करती है, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, इसी को यहीं पे मार्क कर देते हैं। देखो, एक तो सिंपल पिल्स प्रोड्यूस करती है, यानी एक सिंपल मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। सोफिस्टिकेटेड बायोटेक प्रोड्यूस करती है। सोफिस्टिकेटेड बायोटेक का मतलब है दोज मेडिसिन दैट आर यूज्ड बाय प्रोड्यूसिंग द बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी यानी प्लांट्स का इस्तेमाल करते हुए आपके पास जो है वो और कुछ जेनेरिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हुए हम प्रोड्यूस करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम वैल्यू एडेड कंपाउंड्स का इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो पाकिस्तान के अंदर मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हैं। Although Pakistan pharmaceutical and healthcare sectors are expanding and evolving rapidly, about half of the population has no access to the modern medicine। देखो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू क्या है, तकरीबन 50% पॉपुलेशन के पास मेडिसिन का एक्सेस मौजूद ही नहीं है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द पॉपुलेशन हैव नो एक्सेस टू द मेडिसिन। तो जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर के लिए एक जबरदस्त चीज है कि वो जो है वो इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। क्लियरली दिस प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी, बट मच वर्क नीड टू बी डन बाय द गवर्नमेंट इन दिस इंडस्ट्री। देखो, ये एक अपॉर्चुनिटी तो है, नो डाउट, हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई गेस स्क्रीन रुक गई है। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फॉर प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि 50% लोगों के पास जो है वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल ही नहीं है, इसमें मेडिसिन मौजूद ही नहीं है, मेडिसिन तक की रसाई नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर इसका फायदा नॉर्मली उठा सकता है और उठाता भी है। ठीक है, कहता है कि clearly this present an opportunity but much more work need to be done by the government and industrial stakeholders। देखें, दुनिया भर के अंदर क्या होता है, ज्यादातर ये जो गवर्नमेंट इदारे होते हैं ना, ये प्रोवाइड करते हैं आपको विद मेडिसिन, एंड द फार्मा इंडस्ट्री इज नॉर्मली रेगुलेटेड वेरी स्ट्रिक्टली बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिस्पाइट द फैक्ट कि अगर इसमें कोई प्राइवेट सेक्टर है भी ना, तो इस पर रेगुलेशन की स्ट्रिक्टनेस बहुत स्ट्रांग होती है। बट पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद कहता है द फार्मास्यूटिकल मार्केट इन पाकिस्तान इज एस्टिमेटेड टू बी IMS MET 2017 बाय 300 बिलियन। अब ये याद रखना है आपने कि भाई 300 बिलियन की मार्केट पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ऑपरेट करती है, ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 12% 5 years। द इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय लोकल एंड नेशनल बॉडी। देखो, याद रखना, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर काफी सारी जो है वो लोकल और नेशनल कंपनीज मौजूद है, विच अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द मार्केट शेयर। ठीक है, तकरीबन हमारी अगर फार्मास्यूटिकल मार्केट का डिवीजन देखा जाए ना, तो 2/3 जो है वो लोकल इंडस्ट्रीज से भरा हुआ, और 1/3 हमारे पास इंटरनेशनल इंडस्ट्री से भरा हुआ है। कहता है आपसे local in national industries which accounts for 2/3 of the market share, whereas multinational enjoy the remaining 1/3। top 10 companies constitute approximately 46%। देखें, अगर हमारे पास 759 टोटल मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज मौजूद हैं, और उसमें से टॉप 10 जो है वो 46% को कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आप अंदाजा लगा लें
कि आपके पास जो है वो 54% आपकी 54% आपकी जो है वो 749 कंपनीज कंट्रीब्यूट कर रही है। तो बहुत बड़ा शेयर जो है वो टॉप 10 कंपनीज का होता है। ये नाम याद नहीं रखना, दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज। आपके पास ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन पाकिस्तान लिमिटेड है, आपके पास गेट्स फार्मा है, आपके पास सेमी फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड है, आपके पास एबट लेबोरेटरीज है, आपके पास मार्टिन डॉ है, देन वी हैव सीरियल कंपनीज पाकिस्तान, सनोफी एवेंटिस, ओबीएस पाकिस्तान, जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर एंड हिल्टन फार्मा। ये हमारे पास तीन चार कंपनीज मौजूद हैं जो बेसिकली हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल मार्केट के अंदर टॉप 10 नंबर्स पे कंट्रीब्यूट कर रही हैं विद इन द इंडस्ट्री। फिर कहता है देर आर अराउंड 9,000 एक्टिवली मार्केटेड ड्रग्स। देखिए ये आपको याद करना है, पाकिस्तान में टोटल 9,000 ड्रग्स बेची जा रही हैं। ड्रग्स का मतलब है मेडिसिन बेची जा रही है, और ये 9,000 ड्रग्स दो हिस्सों में डिवाइडेड होती हैं। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होना चाहिए। पहला हिस्सा है आपके पास ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर का मतलब होता है आप गए, आपने बोला यार पैनाडोल दे दो, आपने बोला सर दर्द की दवाई दे दो, वो दे देगा, मसला नहीं करेगा। क्यों? दिस इज एन ओवर द काउंटर, ये इसके लिए कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है आपके पास वो जो कि प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं दी जा सकती, यानी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो दवाई नहीं दी जा सकती। तो आपके पास दो किस्म की मेडिसिन होती है, एक होता है ओवर द काउंटर मेडिसिन और दूसरा होता है आपके पास प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। ये दोनों मेडिसिन मिला के, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये दोनों मेडिसिन मिला के पाकिस्तान में इस वक्त 9,000 एक्टिवली मार्केटेड ड्रग्स मौजूद हैं। इसके बाद पाकिस्तान की एक अथॉरिटी है जिसका नाम है DRAP। DRAP स्टैंड फॉर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का काम क्या होता है? ये हर मेडिसिन की एक मिनिमम रिटेल प्राइस आइडेंटिफाई करती है कि एक मेडिसिन कितनी मिनिमम रिटेल प्राइस पे सेल आउट होना चाहिए। अच्छा, अब इसमें याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि DRAP को आप कुछ पेमेंट्स करते हैं। याद रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि DRAP को आप कुछ पेमेंट्स करते हैं, और वो पेमेंट्स जो होती हैं वो DRAP को दी जाती हैं ताकि वो DRAP अपना काम चला सके। ठीक है, तो वो पेमेंट्स चारों की चारों पेमेंट, चार पेमेंट है, चार किस्म की पेमेंट है, वो चारों की चारों पेमेंट आपको पता होनी चाहिए। Pharmaceutical sector in Pakistan is strictly regulated by government. The Drug Regulatory Authority of Pakistan controls the registration of the new medicine and new manufacturing sites. It also determines the minimum retail price of all the medicines marketed. देखो ये तीन एरियाज पे काम करता है। पहला एरिया है ये रजिस्ट्रेशन कराता है नई मेडिसिन की, दूसरा एरिया है ये नई मैन्युफैक्चरिंग साइट्स को आइडेंटिफाई करता है, और तीसरा एरिया है ये मिनिमम रिटेल प्राइस बताता है एक स्पेसिफिक मेडिसिन की मिनिमम रिटेल प्राइस क्या हो सकती है, ये वो भी आइडेंटिफाई करेगा। ये पाकिस्तान की एक अथॉरिटी है जो ड्रग को रेगुलेट करती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है? ये पाकिस्तान की एक अथॉरिटी है जो ड्रग को रेगुलेट करती है। दी पाकिस्तानी फार्मास्यूटिकल मार्केट इज लार्जली एन आउट ऑफ पॉकेट मार्केट। ठीक है, ये एक आउट ऑफ पॉकेट मार्केट है, यानी आपको पैसे भरने पड़ते हैं इस मार्केट के अंदर लेने के लिए। Healthcare spending mainly constitute an individual's personal savings. However, government provide free or low-cost treatment at government hospitals and clinics. Although Pakistan does not have a national health, देखिए दुनिया भर में ना एक नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस होता है। दुनिया भर में एक इंश्योरेंस कंपनी होती है जो आपको हेल्थ और रिलेटेड चीजें प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं। पाकिस्तान में ये एक आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, हमें अपनी जेब से ही इस पर्टिकुलर एक्सपेंस को बेयर करना पड़ता है। कहता है however government provides free or low cost treatment at government hospitals and clinics. Although Pakistan does not have a national health insurance cover, the health insurance industry is gradually evolving to provide hospitalization coverage for the citizens. Public-private partnership in the health sector has also increased. The pharmaceutical companies working with the government and NGOs in providing the necessary access to the medicine. अब ये फजूल की बात लिखी हुई है, बस ये कहना चाह रहा है कि भाई प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिल के एनजीओ के साथ मिल के लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करने में कामयाब हो रहे हैं इस वक्त। Pharmaceutical companies are geographically spread all over Pakistan. Pharmaceutical production units in provinces tends to concentrate in the cities like, अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इस पर सवाल आ जाता है। हमारे पास कराची, लाहौर, पेशावर, ये तीन ऐसे शहर है
जहां पे फार्मास्यूटिकल मार्केट बहुत ओपनली ऑपरेट करती है, और फार्मास्यूटिकल मार्केट का जो मेजर चंक है वो इन 3 शहरों में पाया जाता है। Although the number reflect the majority of the firm are in the province of Punjab. याद रखना, ज्यादातर फर्म जो है वो पंजाब में है, बट इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिहाज से देखा जाए, वॉल्यूम के लिहाज से देखा जाए, मेडिसिन जितनी ज्यादा प्रोड्यूस की जा रही है उस लिहाज से देखा जाए, तो कराची जो है वो एक बहुत बेहतरीन लेवल पे मौजूद है इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। देखिए, मैंने आपको 3 बातें बताई। पाकिस्तान के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑपरेट कराची करती है, कराची, लाहौर और पेशावर के प्रोविंस के अंदर। सेलेंट फीचर ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, देखिए अगर हम फार्मास्यूटिकल कंपनी के कुछ सेलेंट फीचर्स को देखते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनी कैसे बेसिकली ऑपरेट करेगी। देखिए, सबसे पहला हमारे पास आता है सेल्स इंसेंटिव। सेल्स इंसेंटिव का क्या मतलब होता है? देखिए, जो हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी जो हमारी मेडिसिन हमारे बिहाफ पे बेचने जाते हैं, हम उनको जो है वो एक इंसेंटिव देते हैं कि आप हमारी मेडिसिन को मार्केट में पोर्ट्रे करें, आप हमारी मेडिसिन को मार्केट में प्रेजेंट करें, आप हमारी मेडिसिन को मार्केट में प्रेजेंट करेंगे, हम आपको कुछ एक परफॉर्मेंस रिलेटेड पे कर देंगे, हम आपको बोलेंगे कि भाई आप इतनी मेडिसिन बेची है तो उस मेडिसिन का हम आपको इतना अमाउंट पे कर दें। की चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, एक तो हम फिक्स सैलरी प्रोवाइड करते हैं और दूसरा हम जो है वो वेरिएबल पे भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये दोनों किस्म की चीजें जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, जो कि हम अपने सेल्स के रिप्रेजेंटेटिव को देते हैं। They call on the doctors to communicate scientific products and disease information, treatment efficacy, results of clinical studies, etc. They are given with the target in terms of number of calls that they are going to make to the doctors in their respective assigned territories, number of scientific and promotional activities carried out, एज वेल एज सेल्स। देखें, बहुत सारी चीजें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को दी जाती है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं भाई, अगर आप डॉक्टर्स को हमारी मेडिसिन बेचने में कन्वेंस कर पाते हो तो हम आपको जितनी भी मेडिसिन सेल होगी उसका 1% दे देंगे। एथिकली देखा जाए तो इस ऑब्जेक्टिव का मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप हमारी मेडिसिन बेचो। इस ऑब्जेक्टिव का मतलब मकसद ये होना चाहिए कि आप हमारी मेडिसिन डॉक्टर्स तक प्रेजेंट करो और डॉक्टर्स को बोलो कि आप इस पर रिसर्च करके बेचे। अगर आपको लगता है ये बेचने काबिल है तो फिर बेचे, वरना ना बेचे। तो आपने अक्सर देखा होगा कि ये हॉस्पिटल्स के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर जो है ये लोग बैठे हुए होते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आप हमें डॉक्टर से मिलने दे, तो सो दैट हम अपनी मेडिसिन उनको प्रेजेंट कर दें। अब मैंने आपको बताया था कि बेटा डीआरएपी को हम 4 किस्म की पेमेंट करते हैं। बेटा अब ये चारों किस्म की पेमेंट तुम्हें बाय हार्ट लर्न करना है, ठीक है सर? पहली चीज होती है हमारा रिसर्च फंड में जाता है 1% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी अगर मेरा पीबीटी 100 मिलियन का है ना, तो मैं 1 मिलियन भेजूंगा डीआरएपी के रिसर्च सेंट्रल फंड के अंदर। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का 1% उठाकर मैं दे दूंगा अपने डीआरएपी के रिसर्च सेंट्रल लेवी फंड्स के अंदर, ठीक है? ये मेरा पहला चीज है जो मैंने इनको प्रोवाइड करनी है। बट दूसरी चीज हमने क्या देनी है, नई ड्रग जब भी मैं रजिस्टर कराऊंगा उसकी एक रजिस्ट्रेशन फीस होगी जो मुझे देनी है डीआरएपी को पाकिस्तान में। तीसरी चीज क्या बेटा, जब भी मैं कोई ड्रग को रिन्यू कराऊंगा तो उसकी एनुअल रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल चार्जेस भी पे करने हैं। और चौथी चीज क्या है बेटा, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फीस भी देंगे। ये लाइसेंस फीस में क्या होगा, हम एक लाइसेंस देंगे और हम कहेंगे देखिए अब आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको लाइसेंस की फीस भी हासिल, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है इसी तरह ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी होता है, और हम उस ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की फीस भी आपसे चार्ज करेंगे। सर, अब ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल कौन होते हैं? बेटा ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल बेसिकली आपके डॉक्टर्स होते हैं। अब इनको भी हम एक पेमेंट देते हैं। क्यों देते हैं इनको पेमेंट? Pharmaceutical company make various kind of payment to the healthcare professional, healthcare organization with respect to the services obtained from these पेमेंट इंक्लूड। देखें, अब हम डॉक्टर को बोल रहे हैं यार हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आप एक काम करो हमारे पास एक ऑनररी तौर पे आके लेक्चर दे दो, हमारे पास ऑनररी तौर पे आके हमारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे बैठ जाओ, आप हमारे पास आके हमारी इस प्रोडक्ट को चेक कर लो, क्योंकि आप पेशेंट से बड़े कनेक्टेड है, बड़े क्लोज है, तो आप जो है वो हमारे पास आके थोड़ा बहुत इसमें कंट्रीब्यूट कर दो।
जिसके लिए हम आपको ऑनररी पेमेंट देंगे। ऑनररी पेमेंट का मतलब होता है कोई फिक्स नहीं होती। जैसे आप किसी मौलाना साहब को बुलाते हैं तो आप ये नहीं बोलते कि मौलाना साहब आपको आज 1 घंटे का बयान देने पे हम 1 लाख रुपए देंगे, बस वो एक अमाउंट होता है भाई, हम आपको जो है वो थोड़ा सा हदिया देंगे। इसी तरह हम एक ऑनररी पेमेंट जो है वो इनको भी प्रोवाइड करते हैं। honorary payment for delivering lectures in conferences and synopsia, लोकल स्पीकर प्रोग्राम में बुला लेते हैं, राउंड टेबल डिस्कशंस में बुला लेते हैं, कवरिंग टॉपिक बेस्ड ऑन द लेटेस्ट रिसर्च इन वेरियस एरियाज ऑफ मेडिसिन, अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द हेल्थ केयर एज वेल एज जनरल पब्लिक। हम जनरल पब्लिक को अवेयरनेस भी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी जो है वो डॉक्टर्स को बोलते हैं कि आप हमारे बिहाफ पे, क्योंकि हमारी मेडिसिन आप मार्केट कर रहे होते हैं, तो आप हमारे बिहाफ पे लोगों को आइडेंटिफाई करें कि ये प्रोडक्ट कैसे उनके लिए काम आ सकती है। फिर अब फाइनेंस एग्जीक्यूटिव यानी आप लोगों का क्या काम? देखिए, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव का एक बड़ा बेसिक सा काम है, वो क्या है कि उनको बड़ा केयरफुली रिव्यू करना चाहिए कि जो पेमेंट डॉक्टर्स को जा रही है, भाई मिसाल के तौर पे मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जो पेमेंट दे रहा हूं वो इस मकसद से नहीं होनी चाहिए कि मैं आपकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करूं। वो इस मकसद से भी नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में बेचूं। वो इस मकसद से होनी चाहिए कि भाई जब मैं आपको ये पेमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं तो इसमें एथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस इस्तेमाल हो। इसके अंदर जो हम हेल्थ केयर वालों को पैसे पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम कंपनी की मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बिकॉज वो कंपनी की मेडिसिन अच्छी है। उसके उसके सेल्स, उसकी मार्केटिंग के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल को पैसे नहीं देने। Finance executives should strengthen the process of approval of such promotional expenses spent on the construction with the compliances and medical department to ensure that the compliance with the applicable laws and regulation। अच्छा, एक काम और करना है आपने जो है वो तमाम के तमाम एप्लीकेबल लॉज, तमाम के तमाम एप्लीकेबल रेगुलेशंस, तमाम के तमाम ऑपरेशनल एरियाज के ऊपर जब आप एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप वो तमाम चीजें प्रोवाइड करें जो उनके लिए इन लॉज पे रेलेवेंट लगे। यानी मैं पैसे दे रहा हूँ डॉक्टर को कि यार मेरी मेडिसिन रिकमेंड कर देना, ये गलत है। मैं पैसे दे रहा हूँ डॉक्टर को कि हाँ जी आपने रिसर्च की और रिसर्च करने के बाद आपने मेरी मेडिसिन को लोगों को प्रिस्क्राइब किया, लोगों को प्रेजेंट किया, दैट इज अ गुड थिंग, वो करना आपको इजाजत है। सेल्स इनवॉइसिंग, डिलीवरिंग एंड रिसीट ऑफ कलेक्शन, एक बड़ी जबरदस्त चीज। भाई मैं सेल्स इनवॉइसिंग करने जा रहा हूँ, मैं डिलीवरी एंड रिसीट ऑफ कलेक्शन करने जा रहा हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जनरली सेल देयर मेडिसिन ऑन एडवांस पेमेंट टू द डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए मैं करता क्या हूँ, मैं एडवांस पेमेंट पे डिस्ट्रीब्यूटर को मेडिसिन दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरा एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने मुझे बोला कि सर बिलाल मुझे जो है ना वो ये फला फला मेडिसिन चाहिए। तो मैंने कहा भाई कितने यूनिट चाहिए? उसने बोला सर आई नीड 100,000 बॉक्सेस। अब मैं 100,000 बॉक्सेस जब आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आई विल नॉट ask for early payment, I will ask okay ठीक है you take the medicine and you pay after 6 months। एडवांस पेमेंट का मॉडल है जो नॉर्मली हर इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है, इसमें भी चल रहा है। Scientific information, a medical affair department in a pharmaceutical company plays an increasingly important role in communicating the scientific information to healthcare professionals in an objective and ethical manner। देखिए एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसका नाम होता है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये साइंटिफिक इंफॉर्मेशन या मेडिकल अफेयर डिपार्टमेंट क्या करता है, जो डॉक्टर्स होते हैं और जो मेडिसिन बनाने वाले लोग होते हैं इनके दरमियान इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। मिसाल के तौर पे मैंने कहा भाई ये जो बंदा मौजूद है हमारे पास, ये मेडिसिन प्रोड्यूस करता है, और ये जो बंदा मौजूद है ये हमारा डॉक्टर है। हमने दोनों को एक टेबल पे बैठा दिया और हमने कहा सर आप बताएं व्हाट न्यू इश्यूज आर यू फेसिंग इन करंट जोन, और ये बताएंगे कि क्या ये उसकी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल का एथिकल मैनर में चलना बड़ा जरूरी है। इट प्रोवाइड मेडिकल एजुकेशन ऑन लेटेस्ट क्लिनिकल रिसर्च, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, न्यू मेडिसिन, देयर मेडिकल बेनिफिट to the patients and any risk of side effect। अब देखो जब दोनों लोग, देखो someone treating the patient and the other person making the medicine, जब दोनों लोग एक साथ एक टेबल पे बैठ जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हम उसके साइड इफेक्ट्स को खत्म कर, हम उसके साइड इफेक्ट्स को जब खत्म कर देंगे तो हम बहुत अच्छी साइंटिफिक रिसर्च करने में कामयाब हो जाएंगे। The department focused on developing customers and patient insight about the disease prevalence, their prevention and cure, translating evidence into meaningful information as well as communicating it to the doctors। Scientific information on the appropriate use of the medicine and vaccine are also provided। अब देखो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जब डिपार्टमेंट के साथ बिठाया जा रहा है तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल ये बताएगा कि इस मेडिसिन का सही इस्तेमाल किया। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मेडिसिन
जो कि खाने से पहले इस्तेमाल करनी है, देयर आर मेडिसिन जो खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। अब जिसने मेडिसिन बनाई है वो इतनी डेप्थ में बात नहीं समझा सकता जितना आपका हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके कस्टमर्स को, आपके कंज्यूमर्स को समझा सकता है। फिर क्लिनिकल ट्रायल, देखिए दुनिया के अंदर कोई भी मेडिसिन विदाउट क्लिनिकल ट्रायल नहीं हो सकती, ठीक है, सिवाय कोविड एक ऐसा जोन था जिसमें क्लिनिकल ट्रायल के बावजूद भी जो है वो मेडिसिन को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स के बिना आप जो है वो मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। दिस इज नॉट लीगली अलाउड कि आप मेडिसिन को क्लिनिकल ट्रायल्स के बगैर इस्तेमाल करें। तो हर मेडिसिन, सॉरी मैं अपना कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, हर मेडिसिन को क्लिनिकल ट्रायल से गुजारना जरूरी है। कह रहे clinical trials are undertaken to develop the medical research evidences to understand the efficacy of the new medicine in treating the diseases. Clinical trial are research studies that test how new medical approaches work on the people. Each study answers specific scientific questions and tries to find better ways for prevention, screening, diagnosis, or treatment of diseases. Clinical trial may also compare a new treatment to the one that is already available in the market. Pharmaceutical company engage leading hospitals and approved clinical research organization for clinical studies trial on specific medicine efficacy in treatment of diseases. Hospital enroll volunteers and or patients into smaller study groups depending on the medicine type and the development stage. देखें, क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है भाई मैंने एक मेडिसिन बनाई है, अब उसको 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 50 मरतबा क्लिनिकल ट्रायल से गुजारा जाता है, उसके साइड इफेक्ट्स को नोटिफाई किया जाता है, उसमें चेंजेस की जाती है, उसमें रिसर्च की जाती है, उसमें फर्दर डेवलपमेंट की जाती है, उसके बेटर वर्जन को मार्केट में ऑपरेट कराया जाता है। देखिए क्लिनिकल ट्रायल्स का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये, मेडिसिन जब मार्केट में जा रही है तो उस मेडिसिन को जाने से पहले हम अपनी तरफ से पूरी तसल्ली कर रहे हैं कि ये मेडिसिन जो है वो लोगों के लिए इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से साइड इफेक्ट्स खराब हो जाएं और मार्केट और हम जो है वो अल्टीमेटली नुकसान में आ जाए। अब रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो मैं सीधा सीधा अपॉर्चुनिटीज पे आता हूँ। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है मार्केट अट्रैक्टिवनेस। देखो मैंने अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था, दिस इज एन आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। ये यूके या यूएस तो नहीं है कि जहां नेशनल हेल्थ केयर का सिस्टम हो, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ये जेब से एक इंसान को पे करना पड़ता है और मेडिसिन इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपेंडिचर ऑफ एवरी पाकिस्तानी नाउअडेज। तो कहता है Pakistan large population and with suboptimal access to quality medications and high diseases burden of growth opportunity. Although this is negative कि यार एक गलत चीज की वजह से हमारी अपॉर्चुनिटी है, बट यार हम तो पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। मैं इस वक्त जो भी बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से। एक्सपोर्ट पोटेंशियल, देखो ये तो मैं एक बड़े अलार्मिंग सिचुएशन में तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू मैकिंसे स्टडी विद अ सर्टेन डीरेगुलेशन पाकिस्तान एक्सपोर्ट पोटेंशियल कुड रीच $1 बिलियन। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट पोटेंशियल $1 बिलियन का है, लेकिन हम अभी क्या कर रहे हैं, विच इज करेंटली लेस देन $200 मिलियन। हम अभी सिर्फ $200 मिलियन की मार्केट कर रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल $1,000 मिलियन यानी $1 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल है। मजे की चीज ये है इंडिया इस वक्त जो है वो $20 बिलियन की मार्केट एक्सपोर्ट कर रहा है। फार्मा इंडस्ट्री इन बांग्लादेश एंड इंडिया आर ग्रोइंग विद एक्सपोर्ट मोर देन 10 टाइम्स इन पाकिस्तान and we have the ability and infrastructure and human resources we need to optimize the regulatory policies. Bangladesh and India have many. अच्छा अब दुनिया में ना एक अथॉरिटी है, दुनिया में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, दुनिया में एक अथॉरिटी है जिसका नाम है FDA। FDA का मतलब क्या होता है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये हर ड्रग को चेक करता है कि क्या वो दुनिया में एक्सपोर्ट करने के काबिल है। पाकिस्तान की कोई एक भी लोकल मैन्युफैक्चर्ड ड्रग जो है वो FDA अप्रूव्ड नहीं है। इंडिया बांग्लादेश दोनों की बहुत सारी मेडिसिन FDA अप्रूव है, पाकिस्तान की कोई एक भी मेडिसिन ऐसी नहीं है जो FDA अप्रूव है। However, we do not have a single manufacturing plant that is FDA approved. This impaired our export potential in developed market. तो हम developed market में थोड़ा देर से जा पाते हैं बिकॉज हमारे पास जो है वो एक भी FDA अप्रूव अथॉरिटी मौजूद नहीं है। सर फिर उसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है प्राइस कंट्रोल। देखें फार्मा इंडस्ट्री के अंदर प्राइस रेगुलेशन गवर्नमेंट का एक बड़ा ऑब्जेक्ट, ठीक है, कहता है फार्मा इंडस्ट्री इज लार्जली इंपोर्ट डिपेंडेंट
Continuous weakness in Pakistani rupees has resulted in high inflationary environment together with high utility costs. In such an environment, price control hurt margins and industry attractiveness. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की रेगुलेशन है, तो प्राइस कंट्रोल जो है वो आपको बहुत अच्छे मार्जिन कमाने का मौका नहीं देता. Low margin makes certain medicine not viable to market for pharma companies, and they stop making them. That result in a shortage of medicine and distress to patient. Several multinational companies have exited because of low margin. Recent introduction on inflation indexation was welcome. देखिए पाकिस्तान में ना गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जितना परसेंट इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना परसेंट हम आपको मेडिसिन की प्राइसेस बढ़ाने की इजाजत दे देंगे. तो ये नई चीज है जिसको वेलकम किया गया है, लेकिन लोग अभी भी खुश नहीं है. इंडस्ट्री कहती है कि इससे ज्यादा बढ़ने की इजाजत होनी चाहिए. डिले इन न्यू मेडिसिन रजिस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम. मेरे एक दोस्त है जो कि फार्मास्यूटिकल मार्केट में काम करते हैं, वो बताते हैं कि यार हम एक मेडिसिन बनाते हैं ना तो 2-3 साल लग जाते हैं उसको रजिस्टर होने में. तो दुनिया में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्लिनिकल ट्रायल के बाद विद इन अ वीक होना चाहिए. ठीक है. कहता है इट टेक्स सिग्निफिकेंटली लॉन्गर टाइम टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन फॉर द न्यू रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट. Delay in registration adversely affect the patient access to more effective new treatment. तो जितना डिले करते जाओगे उतना ज्यादा तुम्हारा मसला आता जाएगा, मुल्क के अंदर चीजें मौजूद नहीं होंगी. डिले ऑल्सो इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी ड्यू टू रुपी इरोजन, increasing import costs. Companies sometimes do not launch those product, patient end up paying higher price. अच्छा, बहुत सारी मरतबा क्या होता है, कंपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन का बजाय ब्लैक मार्केट में बेच देती है. ब्लैक मार्केट में जाहिर है आपको मैक्सिमम प्राइस पे करनी पड़ती है, आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं. प्राइस एडजस्टमेंट फॉर द न्यू मेडिसिन for increase in import costs would ensure a fair margin and incentive to introduce a new research-based medicine that will be beneficial for the patient. तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इसको जितना जल्दी जो है वो मार्केट कर सकें और रजिस्टर करें ताकि लोगों के लिए अच्छा हो सके. सोर्सिंग एपीआई एंड वे फॉरवर्ड. देखिए अब हमारा सबसे पहला सवाल है कि हमारे पास अप्रूव वेंडर्स कौन कौन से हैं जो कि हमें रॉ मटेरियल सोर्स करते हैं. कहता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज हाईली डिपेंडेंट अपॉन इंपोर्ट. हम बाहर से मंगाते हैं रॉ मटेरियल, हमें मजबूरन नेबरिंग कंट्रीज से मंगाना पड़ता है, और जिसमें हमारे पास सबसे बड़ा नंबर आता है इंडिया एंड चाइना. मजे की बात यह है कि इंडिया से हमारा एस्टिमेटेड इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 60%. तो यार आप 60% डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर. सर ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमें फेस करना पड़ता है. सेकंड वीडियो में मैं इसकी सेकंड इंडस्ट्री करूंगा, थर्ड वीडियो में मैं थर्ड इंडस्ट्री करूंगा इंशाल्लाह, और फिर सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं इसकी चारों इंडस्ट्रीज आपको रिकॉर्ड करके दूंगा. ठीक है, यहां तक रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं.